नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जीवन में बेहतर चयन और पाने की प्रक्रिया बहुत सारे उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरती है। ज्ञान और अनुभव इसमें मददगार होते हैं, लेकिन शब्दों का संसार इस सफर को खूबसूरत और आसान भी बनाता है। इस सर्वज्ञात तथ्य को एक बार फिर से रेखांकित करते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे मौजूदा हिंदी साहित्य में मुसलमान कहाँ है पर एक बहस में हिस्सा लेंगे अब्दुल बिस्मिल्लाह, वीरेंद्र यादव और अजय नावरिया। ज्ञान चतुर्वेदी का व्यंग स्तंभ ना काहू से बैर में आज अफसरी पर कटाक्ष होगा। वरिष्ठ कवि एवं संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी अपने वीडियो स्तंभ दूसरी आवाज में याद करेंगे महान चित्रकार सैयद हैदर रजा को। जानी मानी कवयित्री जसिंता किरकेट्टा के कविता संग्रह ईश्वर और बाजार की समीक्षा करेंगे प्रोफेसर अपूर्वा नंद के साथ में सुनेंगे सुपरिचित कवि सुधीर सक्सेना और संजय कुंदन से उनकी कविताएं। ये बहुत पुरानी शिकायत रही है कि हिंदी समाज का हिस्सा होते हुए भी हिंदी साहित्य में मुस्लिम लगभग अनुपस्थित हैं। अगर वे होते भी हैं तो मुस्लिम लेखकों की बदौलत। यही नहीं, मुस्लिम परिवेश भी हिंदी साहित्य में बहुत विश्वसनीयता के साथ पेश नहीं किया जाता है। लेकिन क्या पिछले 3-4 दशकों में हालात बदले हैं? क्या सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मचे घमासान ने हिंदी लेखकों को समावेशी बनाया है? आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने कथाकार अब्दुल बिस्मिल्लाह, आलोचक वीरेंद्र यादव और कथाकार अजय नावरिया। तो सबसे पहले आप सब मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ताना बाना में। वीरेंद्र यादव जी, आपसे शुरू करते हैं। ये जो बहस है काफी पुरानी है और हम लोगों को याद है कि 90 के दशक में नामवर जी ने कहा था कि हिंदी साहित्य से मुसलमान गायब होते जा रहे हैं, और तब शानी ने जवाब दिया था कि दरअसल हिंदी साहित्य में मुसलमान थे ही कब जो गायब हो जाएंगे। और उसके बाद फिर एक परिदृश्य बदलता है। हम देखते हैं कि पूरे देश में एक दूसरे विभाजन जैसी स्थितियां बनती हैं, सांप्रदायिकता और गहर आ जाती है, और ऐसे समय में ये उम्मीद की जाती है कि अब और साहित्यकार ज्यादा चेतन होकर मुस्लिम समाज को, मुस्लिम पात्रों को अपने कथा साहित्य या साहित्य में लाएंगे। क्या आपको वो परिवर्तन देखने को मिल रहा है? मुकेश जी, जहां तक हिंदी साहित्य में मुस्लिम पात्रों की या मुस्लिम समाज की उपस्थिति की बात है, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा संश्लिष्टता के साथ समझने की आवश्यकता है कि हिंदी साहित्य की जो मुख्य धारा है उसका नजरिया मुस्लिम समाज के प्रति या मुस्लिम पात्रों के प्रति क्या है। तो मैं समझता हूं कि जो हिंदी साहित्य की मुख्य धारा है वो सांप्रदायिकता विरोधी है और एक सांप्रदायिक सौहार्द की समर्थक है। और अगर मुस्लिम पात्र या मुस्लिम समाज अपेक्षाकृत कम दिखाई पड़ता है तो इसका कारण जो है अनुभव की कमी और उस जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव का न होना है। लेकिन एक दूसरी बात भी है। अभी जो आपने ये बात कही कि अब परिदृश्य बदला हुआ है, खासकर जो है 6 दिसंबर 1992 के बाद, बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद, तो हिंदी साहित्य की जो मुख्य धारा है इसमें सांप्रदायिकता विरोधी रचनाएं बहुत सी लिखी गई हैं, कहानियां भी बहुत लिखे गए हैं, उपन्यास भी बहुत लिखे गए हैं और कविताएं भी लिखी गई हैं। तो अगर ये देखें कि जहां तक सरोकारों की बात है तो सरोकार तो हिंदी साहित्य में दिखाई पड़ते हैं, रचनाओं में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये किस रूप में दिखाई पड़ते हैं यह भी विचार करने की बात है कि इसका रूप क्या है। तो इसका रूप क्या सांप्रदायिक सौहार्द या हिंदू मुस्लिम एकता की जो आकांक्षा है या सदेक्षा है उसी रूप में है, या जो मुस्लिम समस्या एक जटिलता के रूप में उपलब्ध है। जो हिंदू जो हमारा भारतीय समाज की वर्णागत जातिगत संरचना है उसमें जो मुस्लिम की जो अन्न की स्थिति है उस अन्न की स्थिति भी आती है या नहीं आती है। तो इसको विचार करने की आवश्यकता है कि मुस्लिम लेखकों में भी यह किस तरह आता है और जो गैर मुस्लिम लेखक है उनमें भी यह किस तरह आता है। तो मैं समझता हूँ
कि इधर हाल के दौर में बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद सांप्रदायिकता को लेकर के और हिंदू मुस्लिम परिघटना को लेकर के काफी रचनाएं लिखी गई हैं और वह उनका नामोल्लेख भी किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि आगे हम लोग इसकी चर्चा करें। बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाह खान साहब, आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच में कुछ चीजें बदली हैं, या मुस्लिम पात्र या मुस्लिम परिवेश समाज एक छौंक की तरह आ रहा है? ये तड़का लगाने जैसा है, लेकिन जो विश्वसनीय तस्वीर होनी चाहिए, जो हमें शानी के साहित्य में मिलता है या आपके लेखन में मिलता है, कथा साहित्य में मिलता है, क्या वैसा हिंदू या गैर मुस्लिम लेखकों के लेखन में दिख रहा है? कुछ बदलाव, कुछ बेहतर परिवर्तन दिख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इस संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक बिंदु है हिंदी साहित्य में मुसलमान पात्र या चरित्र हैं, नहीं हैं तो किस रूप में है, कितने हैं, ये एक प्रश्न है। दूसरा बिंदु है कि जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को किस रूप में लेखकों ने लिया है और किस रूप में चित्रित किया है या नहीं किया है, या कैसे किया, ये दूसरा बिंदु। लेकिन एक तीसरा बिंदु, और वह है मुस्लिम जीवन का चित्रण। मैं समझता हूं कि यह तीसरा जो बिंदु है जिसे मैं बता रहा हूं, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि में, क्योंकि पात्रों के नाम आ जाने से कोई बात नहीं बनती। प्रेमचंद के यहाँ तो भरे हुए हैं पात्र। शानी का ये कहना कि थे ही कहाँ, तो अगर पात्रों के नाम के आधार पर अगर देखा जाए तो मुसलमान पात्र तो हैं तमाम प्रेमचंद के यहाँ, और भी लेखकों के यहाँ मिल जाएंगे। तो केवल पात्रों के आ जाने से तो नहीं बात कोई बनती। अब जहां तक समस्या की बात है, तो यहाँ मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक ये स्वीकार कर रहा हूँ, और बल्कि कहना चाहता हूँ कि हिंदी में खासतौर से कथा साहित्य में या कविताओं में भी समस्याएं वही दिखाई पड़ती हैं जो बहुप्रचलित या प्रचलित या एक तरह से बहुप्रचारित भी कह सकते हैं, या मीडिया में जो छाए वाली समस्याएं हैं। जैसे वीरेंद्र जी ने कहा कि सांप्रदायिकता की समस्या नई नहीं है। हाँ, उसके रूप नए नए उजागर होते रहे हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समस्या पर, सांप्रदायिकता की समस्या पर, पहले तो जो लिखा गया, लेकिन 1992 जो डेडलाइन आप बता रहे हैं उसके बाद, और जो गोधरा कांड हुआ था उसके बाद बहुत सारी कविताएं इस तरह की आई। कथा साहित्य में तो उतना नहीं लिखा गया, लेकिन कविताएं बहुत लिखी गई, और कहानियां भी लिखी गई, इसमें कोई संदेह नहीं। तो सांप्रदायिकता और कुछ कुछ ध्यान लोगों का गया, जैसा कि मैंने कहा कि कभी कभी मीडिया का भी बड़ा असर पड़ता है, तो कुछ कुछ ध्यान गया तलाक जैसी समस्या पर भी कुछ लेखकों का ध्यान गया। लेकिन चूंकि वह सुनी सुनाई बातों या मीडिया से ग्रहण की हुई बातों के आधार पर वो चीजें ज्यादा रहीं, इसलिए उनमें वह प्रामाणिकता जिसे कहते हैं या विश्वसनीयता, उस पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह जो है वो लगता हुआ दिखाई पड़ा जी। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है, ये मुस्लिम जीवन, तो ठीक है, जो मुसलमान लेखक हैं भाई, उन लोगों ने जितना संभव है उतना लिखा, हम लोगों ने जितना संभव है लिखा, लेकिन बहुत अधिक संतोषजनक स्थिति इस मुद्दे पर नहीं है। जी और बिल्कुल। एक कारण वीरेंद्र यादव जी ने बताया, और वह बहुत महत्वपूर्ण है, वो कारण है, और वह है अनुभव का न होना। और मैं बता दूं कि ये जब हम कहते हैं ना अनुभव का न होना, तो क्यों, आखिर ये अनुभव क्यों नहीं है?
तो यह बहुत ही अभी एक शब्द है दुर्भाग्यपूर्ण, मैं शब्द के रूप में ले रहा हूँ उसको, भाग्य के रूप में नहीं, कि ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि इतना हम आगे बढ़ गए, शिक्षित हो गए, प्रगतिशील भी हो गए, सब कुछ हो गए, और तमाम जो बाधाएं थी, तमाम विघ्न थे, वो भी दूर हो गए, लेकिन सब कुछ बाहर बाहर से हुआ, ऊपर ऊपर से हुआ। खान पान में बहुत मैं विकट हो समझ गए गया, हम, समझ गया बिस्मिल्लाह साहब। लेकिन मैं अभी वापस अंदर आता हूँ जाकर आपके पास। समाज को देखने समझने की जो चीज होती है वो शायद विकसित नहीं हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल अजय नावरिया साहब, मैं इसी पॉइंट को लेकर आपसे टिप्पणी चाहता हूं कि एक जो अलगाव जिसकी तरफ वीरेंद्र जी ने भी इशारा किया कि हिंदी लेखकों का, गैर मुस्लिम हिंदी लेखकों का मुस्लिम समाज के साथ जो अलगाव है, वो उनके जीवन को ठीक से देखने, समझने और प्रस्तुत करने की बहुत बड़ी बाधा है। और वो अलगाव लगातार बना हुआ, भले ही सांप्रदायिकता के खिलाफ उनका मोर्चा पहले की तरह बदस्तूर चल रहा हो, लेकिन ये जो खालीपन है, इसीलिए हमारे साहित्य में भी वो चीजें नहीं आ पाती। जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, मैं ऐसा जी उम्मीद बिल्कुल कर रहा हूं। जी। क्योंकि थोड़ा वाईफाई का प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने पूछ लिया। आप कंटिन्यू बहरहाल कीजिए। अभी जैसा कि वीरेंद्र यादव जी ने कहा, और जैसा कि बिस्मिल्लाह साहब ने कहा, मुझे लगता है कि दोनों ही पक्ष दोनों आ गए इन दोनों वक्तव्यों में। मगर चीज जो मैं जब इस पर दिमाग में बहुत से उमड़ घुमड़ रहे थे कि क्या ये सिर्फ एक लिटरेरी फिनोमिना है, क्या ये एक साहित्यिक परिघटना है? उत्तर है हाँ, क्योंकि ये सिर्फ हिंदी साहित्य में घटा ऐसा नहीं है, ये भारत की अन्य भाषाओं में भी वैसे ही घटित हुआ। यानी भारतीय साहित्य में, चाहे वो तेलुगु का साहित्य हो, चाहे मराठी साहित्य हो, चाहे बंगाली साहित्य हो, सभी जगह समान रूप से आप देखेंगे कि जो मुसलमान लेखक हैं वो उन क्षेत्रीय भाषाओं से भी लगातार कम होते गए। तो ये एक तो ये कि ये लिटरेरी फिनोमिना था, इसमें उत्तर है यस, हाँ बिल्कुल सही। एक दूसरी बात उठती है कि क्या ये लिटरेरी प्रॉब्लम है? तो मुझे लगता है कि ये इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कहना कि ये सिर्फ लिटरेरी प्रॉब्लम है, यानी साहित्यिक समस्या है। ये साहित्यिक समस्या तो एक तरह का परिणाम है, परिणति है। ये वास्तव में सोशो पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम थी। उस सोशो पॉलिटिकल प्रॉब्लम के कॉलोनियल औपनिवेशिक समय था, उस औपनिवेशिक समय में एक कॉलोनियल कॉन्स्पिरेसी के तहत हिंदी और उर्दू का इस तरह विभाजन का बीज डाला गया कि जिसके परिणति के रूप में आज, और मैं कहता हूं कि 1900 के आसपास वो बहुत 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 स्पष्ट दिखाई देने लगा। खास तौर से अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं जिसे हम हिंदी नवजागरण कहते हैं, जिसको कई आलोचकों ने हिंदू नवजागरण भी कहा है, खासतौर से वीर भारत तलवार जी ने कहा, रसाकशी अपनी किताब में कहा। तो मैं समझता हूं, और वीरेंद्र यादव जी ने जैसा बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ये एक सांप्रदायिकता हिंदी साहित्य के आलोचकों में रही। सवाल यह है कि हिंदी साहित्य में मुसलमान कथाकार मिल जाते हैं, मगर बहुत ही गिने चुने मिलते हैं। कवि भी मिल जाते हैं, बहुत ही गिने चुने मिलते हैं, मगर ढूंढने से भी कोई आलोचक हिंदी साहित्य में मुसलमान वर्ग से नहीं दिखाई देता। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आलोचक पैदा जब तक जिस समाज से नहीं होते हैं, तब तक उसका ना तो ठीक से मूल्यांकन होता है। जैसा कि अभी बिस्मिल्लाह साहब ने एक पीड़ा व्यक्त की है, ये कहते हुए कि ये जो पात्र तो दिखाई देते हैं, मगर पात्र के हिसाब से जो शानी और नामवर जी का जिक्र आपने किया, तो शानी ने जवाब ठीक दिया है कि लेखक थे ही कहाँ, मगर दोनों ने
सिर्फ रिजल्ट पर, दोनों ने परिणाम पर वो किया है, कारणों का कोई जिक्र दोनों ने नहीं करते हैं। और कारणों का जिक्र करने के लिए हमें बहुत पीछे उस रेनेसां में जाना होगा, जो हिंदी नवजागरण है उसमें जाना होगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका को देखना होगा, उस पूरे औपनिवेशिक साजिश को समझना होगा जहां से ये शुरू होती है। ये क्यों कह रहा हूं मैं ये सारी बात, क्योंकि मैं और बिस्मिल्लाह साहब, हम लोग चूंकि यूनिवर्सिटी सेटअप से जुड़े हैं, एक अलग मतलब एक ही तरह का पेशा है, अध्यापन हमारा पेशा है, तो हमारा यूनिवर्सिटी से बहुत मिलना, मतलब एक तरह की आदान प्रदान, बातचीत, कन्वर्सेशन रहता है। तो हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग हैं, उनमें मुस्लिम विद्यार्थी नहीं आते हैं, और आते हैं तो बहुत कम आते हैं। इस पर बिस्मिल्लाह साहब का नॉवल है बाकायदा, जहां तक मुझे ध्यान है ये रावी लिखता में है या एक अपवित्र आख्यान में जिक्र, अपवित्र आख्यान, और जी अपवित्र आख्यान, माफ कीजिए। तो और जैसा अगर आप इसके बरक्स देखें, दूसरी मतलब बिना आप उस दूसरे पक्ष को देखे हुए उस कॉलोनियल कॉन्स्पिरेसी को नहीं समझ सकते। आपको जाना होगा उर्दू डिपार्टमेंट्स में, उर्दू विभागों में क्या हिंदू बच्चे उर्दू साहित्य पढ़ने जाते हैं, और उनकी क्या वहाँ वो शौकिया जाते हैं जी अजय जी, बिल्कुल आपने वही बात की है जो जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था अजय जी। वीरेन जी, वो जो अलगाव की बात है, ये एक सामाजिक अलगाव है, वही हमें साहित्य में भी दिख रहा है। हमारे जो गैर मुस्लिम लेखक हैं हिंदी में लिखने वाले, वो मुस्लिम समाज से उतने घुले मिले नहीं हैं, उनका परिचय नहीं है, उनके बारे में उस तरह से नहीं सोचते हैं। ठीक है, वो मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुस्लिम समर्थक भी हो सकते हैं, लेकिन मुसलमानों को समझने के लिए जो प्रयास करने चाहिए वो नहीं है। देखिए, मैं एक उपन्यास का नाम लूंगा, काला पहाड़। वो बाबरी मस्जिद ध्वंस की परिघटना की पृष्ठभूमि में लिखा हुआ उपन्यास है, और जिस इलाके पर केंद्रित उपन्यास है वो मेवात का इलाका है। यानी कि जो मेव मुसलमान हैं, जो कि भारतीय समाज की जो मिली जुली संस्कृति है उसके प्रतीक हैं। यानी कि जो मेवात के जो मुसलमान हैं वो अन्य इलाकों के मुसलमान से भिन्न हैं। यानी जब विभाजन हुआ था तो मेवात के मुसलमान जो है पाकिस्तान नहीं गए थे, लेकिन बाबरी मस्जिद ध्वंस की पृष्ठभूमि में जिस तरह का एक सांप्रदायिकता का एक बयार चली, उस सांप्रदायिकता के कारण जो है वह समाज, यानी कि जो एक घुला मिला समाज था, उसमें भी किस तरह से एक विभाजन की रेखा खींची गई, और वहां जिनमें सांस्कृतिक एकता थी उनमें किस तरह एक अनेकता के बीज बोए गए। तो वह उपन्यास इसलिए लिखा जा सका क्योंकि उसके लेखक का उस समाज से प्रत्यक्ष अनुभव था। अब मैं एक दूसरी बात भी कहूंगा कि मुस्लिम समाज के ही अगर दो लेखकों को लिया जाए, यानी कि मैं यहाँ नाम लेकर के बात करूंगा असगर वजाहत का और अब्दुल बिस्मिल्लाह का। असगर वजाहत के उपन्यास में भी मुस्लिम समाज आता है और अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास में भी मुस्लिम समाज आता है, लेकिन ये दोनों यानी मुस्लिम समाज में भी दोनों में भिन्न समाज आते हैं। सात आसमान का समाज भिन्न है और झिनी झिनी बिनी चदरिया या मुखड़ा क्या देखे का समाज भिन्न है। यानी कि अब्दुल बिस्मिल्लाह मुस्लिम समाज को जहां से देखते हैं वो नीचे से देखते हैं, वो एक हाशिए के समाज से देखते हैं, और असगर वजाहत जो है एक अभिजन दृष्टि से मुस्लिम समाज को देखते हैं। इसी तरह जो गैर मुस्लिम लेखक हैं उनमें भी अगर आप देखें तो रविंद्र कालिया के खुदा सही सलामत में भी है मुस्लिम समाज, कामता नाथ के काल कथा में भी मुस्लिम समाज है, लेकिन कामता नाथ के काल कथा का मुस्लिम समाज और रविंद्र कालिया का मुस्लिम समाज जो एक भारतीय समाज का एक जो जाना पहचाना जो स्वरूप है वहीं तक सीमित है। उसके आगे की कथा हमको जो है मोरवाल के उपन्यास में मिलती है, या काला पहाड़ में मिलती है, हलाला में मिलती है, या शिवमूर्ति का एक छोटा सा उपन्यास त्रिशूल है। तो उस त्रिशूल उपन्यास में
यानी कि जो मंडल आंदोलन था, जिसमें कि एक जाति का भी सवाल था, वर्णाश्रमी व्यवस्था का भी सवाल था, वर्णाश्रमी और जाति व्यवस्था की पृष्ठभूमि में मुस्लिम के साथ एक परायापन की जो बात थी वो एक संपूर्णता में उजागर हुई है। तो यहाँ मैं एक संकेत यह करूंगा कि मंजूर एहतशाम ने सूखा बरगद में जिस मुस्लिम परायेपन का, जिस अलगाव की कथा कही थी, वो पूर्णता प्राप्त करती है भगवान दास मोरवाल के काला पहाड़ में और शिवमूर्ति के त्रिशूल में। तो एक विचार करने की बात यह है कि आज की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति में जो एक आक्रांता हिंदुत्व का जो स्वरूप है, उस आक्रांता हिंदुत्व के स्वरूप में जो मुस्लिम समाज को हाशिए पर ढकेला जा रहा है, इसकी कथा हिंदी साहित्य में कितनी आ रही है या नहीं आ रही है। तो इधर हाल के कुछ उपन्यासों को हम देखें तो हाल की कुछ रचनाओं में ये दिखाई पड़ती है, यानी कि अभी हाल में ही हृषिकेश सुलभ का उपन्यास दाता पीर आया, या इसके पूर्व अग्निलीक आया, या एक उपन्यास जिसकी चर्चा आप लोगों के यही कार्यक्रम में हुई थी, राकेश कायस्थ का उपन्यास रामभक्त रंगबाज, उसमें बहुत बेहतर ढंग से आया। और चंदन पांडे का वैधानिक गल्प में भी जो है आज की जो परिस्थिति है, तो आज की परिस्थितियों में एक मुस्लिम समाज की स्थिति, मुस्लिम पात्र की क्या स्थिति है, तो यह एक सुखद स्थिति है कि इन दिनों पिछले 1-2 वर्षों में 4-5 उपन्यासों का ऐसा नाम लिया जा सकता है। संयोग की बात है कि गौरीनाथ का उपन्यास करबला भी मुझे याद आ रहा है पंकज सुबीर का भी एक अच्छा उपन्यास आया था। पंकज सुबीर का भी एक अच्छा उपन्यास आया। तो 6-7 उपन्यास देखिए इस बीच आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज की जो एक नई चुनौतियां हैं, इस नए चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में वह उन समस्याओं का रेखांकन हो रहा है और वो सरोकार जो है दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब मुस्लिम समाज के आने की बहस से आगे जाकर के जो सरोकार है, कि वो सरोकार कितना हमारे उपन्यासों में या हमारी कहानियों में आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह एक जो है स्वागत योग्य स्थिति है कि हमारे हिंदी के कथा साहित्य में कम मात्रा में हो, लेकिन अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से जो है आज के सरोकार या आज की चुनौतियों के समकक्ष कुछ रचनाएं लिखी जा रही हैं। बिस्मिल्लाह साहब, आप कितना सहमत हैं कि पहले के मुकाबले स्थिति बेहतर हुई है? पहले के मुकाबले हमारे लेखक ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा प्रामाणिक होने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा मुस्लिम समाज से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वीरेंद्र यादव जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्थितियां बहुत बदली हैं और लोग लिख रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि मुस्लिम समाज पर मुसलमान लेखक ही लिखे, और कोई भी लिख सकता है। और जिसकी शिकायत रही है वो धीरे धीरे वो दूर तो हो रही है। लेकिन यहाँ एक चीज फिर कहूंगा मैं, और इसमें कि मैं जो बात मैंने पहले कही कि समस्याएं तो हैं, समस्याओं पर तो ध्यान जा रहा है। और जैसा कि वीरेंद्र यादव ने एक बात और कही अपनी बात अपने वक्तव्य में कि कुछ उपन्यासों में मुस्लिम समाज वही मुस्लिम समाज है जो घूम फिर कर हमको दिखाई पड़ता है, यानी जो मोटे तौर पर हमको दिखाई पड़ता है उसका चित्रण तो मिल जाता है। आप स्टीरियोटाइपिंग की बात कर रहे हैं क्या बिस्मिल्लाह जी? हाँ, स्टीरियोटाइपिंग कह सकते हैं आप उसको, कि जो मोटे तौर पर दिखाई पड़ता है, जैसे मुसलमान कहते ही जो चीजें आती हैं वो तो दिखाई पड़ जाता है। लेकिन मुस्लिम समाज के भीतर जाकर जो उसकी जटिलताएं हैं, उसकी जो मैं बता दूं कि ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान की समस्या नहीं है कि हम सिर्फ हिंदू मुसलमान की समस्या, सांप्रदायिकता की समस्या या राजनीतिक कारणों से जो घटनाएं घट रही हैं सिर्फ हम उनको ले आए तो यही पर्याप्त हो गया, ऐसा नहीं है। मैं बता दूं कि तमाम जिसको कहते हैं सामाजिक और आर्थिक ढांचे में जो पूरा बदलाव हुआ है मुस्लिम समाज में, वो जब तक नहीं आएगा और जब तक उसके पीछे के कारणों की तलाश में हम लेखक लोग नहीं जाएंगे कि आखिर
ऐसा क्या है? बहुत देखिए, मैं बता दूं कि ये तो वीर यादव जी ने तो मेरा नाम लेकर और तमाम लेखकों का नाम लेकर बताया ही कि जितनी एक बहुत बड़ी समस्या, मैं क्षमा कीजिएगा, मैं अपने ही उपन्यास का उदाहरण देना पड़ रहा है मुझे कि इस पर ध्यान शायद पता नहीं क्यों नहीं गया था कि जो जातिवाद की समस्या है, ये बिल्कुल जातिवाद की समस्या हिंदू समाज में तो बहुत गिनाई गई, इसमें बहुत ही लिखा गया और जिसका नतीजा पूरा बिल्कुल बिल्कुल वंश के नाम पर पूरे मूवमेंट के रूप में चला। लेकिन इस पर ध्यान नहीं जा रहा था कि साहब मुस्लिम समाज में भी वो जातिवाद है। बिल्कुल जितनी जातियां हिंदू समाज में हमको दिखाई पड़ती हैं, वो सारी उस तरह की मुस्लिम समाज में भी हैं और यहाँ तक कि अछूत जातियां भी हैं, और जिन पर मेरा उपन्यास है जो उठाओ जी लिखा मैंने। थोड़ा सा इसमें मैं ये जो चीज जोड़ रहा हूँ, जो अब मेरी चिंता है कि ये जो जातियां हैं, ये दरअसल सब पेशेवर हैं। जैसे बनारस के बुनकरों की बात हो तो वो क्या है, जी धंधा है उनका। और मैं बता दूं कि खुद झीनी झीनी बीनी चदरिया मुझे लगता है कि एक और लिखनी पड़ेगी लिखनी चाहिए कम से कम, जी क्योंकि हाँ अब स्थितियां वहां और भयावह हो गई हैं। हाँ हाँ अब सही। जी और ये जो पेशेवर जातियां हैं, मैं बता दूं पेशे खत्म हो रहे हैं। ये जो नया परिवर्तन आया है, ये जो नई टेक्नोलॉजी और जो नई दुनिया, एक डिजिटल जो वर्ल्ड आ रहा है, जी इसमें बहुत से ऐसे पेशे जो सिर्फ मुसलमान करते थे, करते बिस्मिल्लाह रहे साहब, हैं, समय बहुत सीमित है, लेकिन तो आपने वो इशारा खत्म कर हो दिया रहे हैं। है तो कि तमाम मुस्लिम समाज सामाजिक में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। अच्छा, हाँ उनको चल भी रहा है। उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, लेखकों कथाकारों को। एक अंत में छोटी सी टिप्पणी वीरेन जी, मैं आपके शानी जी का ही कथन के पर चाहता हूं। उन्होंने उस समय कहा था, क्या हिंदी हिंदू साहित्य की समानार्थी हो गई है? क्या आज भी वो स्थिति है या नहीं है? देखिए, जिस समस्या के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह सपाट बयानी होगी यह कहना कि हिंदी साहित्य हिंदू का समानार्थी हो गया है। और एक विविधता है हिंदी साहित्य में, और यह कह सकते हैं कि बहुत से विषय ऐसे हैं जिनसे कि हिंदी साहित्य की मुख्य धारा के लेखक बचते हैं। आपने आज जो है मुस्लिम पात्रों की, मुस्लिम स्थिति की बात की, मैं एक और इशारा करना चाहता हूं कि हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि हिंदी की मुख्य धारा के साहित्य में दलित साहित्य की क्या स्थिति है, दलित समाज की क्या स्थिति है। और विशेषकर पिछले 3 दशकों में, यानी जब से ये मंडल का आंदोलन चला, मंडल के आंदोलन के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी हिंदी साहित्य के मुख्य धारा के लेखक अधिकांश बड़ी संख्या में अपनी जाति और वर्ण में वापस चले गए हैं। यानी कि सांप्रदायिकता पर तो भरपूर लेखन, सांप्रदायिकता विरोध में भरपूर लेखन हो रहा है, लेकिन जाति की समस्या पर, जाति दंश पर और जो वर्णाश्रम, जो जातिगत शोषण है, इस पर कितना लिखा जा रहा है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जबकि 3 दशक पहले हिंदी साहित्य में इस पर कई महत्वपूर्ण रचनाएं, और कह सकता हूं कि ये काफी कुछ लिखा गया था, लेकिन इन दिनों उस मोर्चे पर मुझे एक सन्नाटा सा दिखता है। तो हमें इस पर भी विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल, इस पर भी विचार करेंगे और इस विषय पर भी हम एक चर्चा आयोजित करेंगे। कम से कम हम लोग तो कर ही सकते हैं, बाद में शायद यहाँ से साहित्य जगत भी उस तरफ सोचना शुरू करेगा, कथाकार वगैरह। माफ कीजिएगा नावरिया साहब, आप के हम व्यू ज्यादा नहीं ले पाए, नहीं शामिल कर पाए, और अब वक्त भी खत्म हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। नमस्कार। मशहूर व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी इस बार अपने वीडियो स्तंभ ना काहू से बैर में छेद वाली नाव पर सवार अफसर की अफसरशाही को उजागर कर रहे हैं। अफसर अपनी अफसरी दिखाने के चक्कर में ये भूल जाता है कि नाव में छेद है और वो डूब भी सकती है। देखते हैं ना काहू से बैर। रचना का शीर्षक है डूबती नाव में अफसरी। कल्पना करिए एक ऐसे नाव की जो जिसमें छेद हो गया हो, पानी भर रहा हो और अफसर उसमें बैठा हुआ है। तो नाव में अकेला अफसर था। मातहत लोग पीछे वाले नाव में आएंगे,
सरकारी नाव थी, नाव में छेद हो गया और डूबने लगी नाव। अफसर ने नाव खेते मल्लाह से कहा कि बचाओ इस नाव को, देखो और एक बार नदी पार हो जाने दो। मैं उन सभी के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लूंगा जो नाव में छेद के लिए जिम्मेदार है। मल्लाह ने कहा, हुजूर अभी तो नदी पार करना ही कठिन हो रहा है। अरे ऐसे कैसे? अफसर नाराज हो गया। देखिए, टाइम से नदी पार करवाओ मिस्टर, कितने भी चप्पू लगाने पड़े लगाओ, मैं उन एक्स्ट्रा चप्पुओं का पोस्ट फैक्टो सेंक्शन दूंगा, पर लगाओ एंड इट्स इन ऑर्डर। मालिक, बात चप्पू की नहीं, नाव में पानी भर रहा है, आप देख रहे हैं ना। तो नाव में पानी भर जाए तो वो डूब जाया करती है, ये बात भी सरकार को पता ही होगी, तो पानी को निकालने की व्यवस्था करो ना। सर, छेद बंद ना हुआ तो कितना भी पानी उलीचो वापस भरता जाएगा। पर हम तो सरकार में बैठ के यही करते, कोई छेद बंद नहीं करते और पानी निकालते रहते। मल्लाह चुप रहा। कैसे कहे कि सरकारें इसी कारण तो डूबती हैं। यह न कहकर मल्लाह ने दूसरे से कहा कि सरकार और नाव में सर यही फर्क है। आप सर तनिक ये चप्पू थाम लेते तो हम उठकर छेद बंद कर देते, पर चप्पू पकड़ना तो हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ कहलाएगी बात। पर जो हमने चप्पू ऐसे ही छोड़ दिया सर, तो और देखो भाई, हमें तो चप्पू चलाना भी नहीं आता, सर अफसर ने कहा। तो उसने बात कही कि परंतु देश में सारे चप्पू चलते तो आपके ही नाम के हैं। देखो, हम चप्पू चलाने के आदेश दे सकते हैं, हम चप्पू सैंक्शन कर सकते हैं, हम चप्पू का ठेका दे सकते हैं, चप्पू की जांच बिठा सकते हैं, चप्पू की फाइल चला सकते हैं, पर चप्पू तो कोई और ही चलाएगा। कोई हो तो बुलाओ, हम अभी ऑर्डर निकाल देते हैं कि वो तुम्हारी जगह चप्पू चलाए। पर नाव पर तो बस आप हैं और मैं। वैसे हम कहो तो चप्पू चलाने के अलावा छेद बंद करने का ऑर्डर भी अभी जारी कर सकते हैं। नाव जब गहरे पानी में डूबने को हो तो उसके छेद ऑर्डरों द्वारा बंद नहीं किए जाते मालिक, वो तो खुद उठकर बंद करने होते। पर ये छेद हुआ कैसे? अफसर ने पूछा। नाव सरकारी है, क्या यही कारण पर्याप्त नहीं सरकार? मैं जांच करवाऊंगा कि बिना छेद विषयक निरीक्षण किए इस नाव को पानी में उतारने की अनुमति किसने दी? सरकार, कागजों पर तो आपके ही दस्तखत थे। देखो, हम तो रोज ही 10 कागज पर दस्तखत करते हैं, करवा लिया होंगे किसी ने। अब किस किस फाइलों को पढ़े? परंतु उस नाव की फाइल तो पढ़ लेते सरकार, जिस पर आपको खुद बैठना है। मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं सख्त अफसर हूं, मैं एक्शन लूंगा। सर, अभी इस डूबती नाव का कुछ करें। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, नाव डूबी तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। सर, ऐसी नाव पकड़ा देंगे तो मल्लाह क्या करेगा? छेद वाली नाव को तो अच्छे से अच्छा मल्लाह भी पार नहीं कर सकता। देखो, मेरे मुंह लगने की कोशिश मत करना। मल्लाह चुप हो गया। डूबती नाव की बात करना वहां उचित नहीं होता जहां लोग डूबने और तिरने के बीच फर्क को गैर कानूनी मानते हैं। नाव डूब रही है, अफसर धमकी दे रहा है कि नाव डूबी तो किस किस के साथ क्या क्या करेगा। नाव में पानी भर रहा है, अफसर नाव के छेद को बंद करने की ना तो बात कर रहा है ना कोशिश कर रहा है। नाव डूब रही है और वो अफसरी में मगन है। कौन समझाए अफसर को कि नाव डूबी तो साथ में वह भी डूबने ही वाला है। वरिष्ठ कवि सुधीर सक्सेना का कविता संसार बहुत ही विस्तृत और विविध है। उसमें राजनीति से लेकर इतिहास तक और जीवन संघर्षों से लेकर विज्ञान तक आवाजाही करते देखे जा सकते हैं। कई बार वे अपनी कविताओं में दोहराव के जरिए नए अर्थ भी पैदा करते हैं। तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी कुछ कविताएं। नमस्कार। अलग अलग संदर्भों और अलग अलग मिजाज की कुछ कविताएं प्रस्तुत हैं। पहली कविता का शीर्षक है 272। इतना बड़ा देश,
इतनी बड़ी आबादी, इतने सारे मसले, इतने सारे पेचोखम, मगर चाहिए फ़कत 272 जने। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, इतने सारे मसले, इतने सारे पेचोखम, मगर चाहिए फ़कत 272 जने। अब आप ही बताएं क्या है बृहत्तर और कौन है महत्तर। अब आप ही बताएं क्या है बृहत्तर और कौन है महत्तर। देश, आबादी, मसले, पेचोखम या 272। अगली कविता प्रवेशिका। चूहों से उतना ही डरो जितना चूहों से डरते हैं सूरतवासी। चूहों से उतना ही डरो जितना चूहों से डरते हैं सूरतवासी। मक्खी से उतना ही डरो जितना मक्खी से डरता है हर निवाला। फफूंद से डरो रोटी और चमड़े की तरह। कालिख से डरो धवल वस्त्रों की तरह। डरो और लड़ो इनके आकाओं से अहर्निश। डरो और लड़ो इनके आकाओं से अहर्निश। ज्वालामुखी से डरो जितना डरता है पाम्पेई। समुद्र की लहरों से डरो द्वारका नगरी की तरह। विध्वंस से डरो इंकाओं और मोहनजोदाड़ो की तरह। खालीपन से डरो मकबरे और ताबूत की तरह। डरो बस इतना, डरो बस इतना कि डर कहीं घर न बना ले तुम्हारी देह के घर में। डरो बस इतना कि डर कहीं घर न बना ले तुम्हारी देह के घर में। अगली कविता है, शीर्षक है यूरेका। अगर पानी में छपाक से कूदता नहीं आर्किमिडीज। अगर पानी में छपाक से कूदता नहीं आर्किमिडीज, तो भला कहाँ होता एथेंस की सड़कों पर यूरेका यूरेका का शोर। अगर पानी में छपाक से कूदता नहीं आर्किमिडीज, तो भला कहाँ होता एथेंस की सड़कों पर यूरेका यूरेका का शोर। लोग सचमुच भूल गए होते आर्किमिडीज को। फक्र करो हर आर्किमिडीज पर जिसने खोजा और पा लिया। फक्र करो हर आर्किमिडीज पर जिसने खोजा और पा लिया। नफरत करो उससे जिसने मार डाला अपने भीतर के आर्किमिडीज को। नफरत करो उससे जिसने मार डाला अपने भीतर के आर्किमिडीज को। और तरस खाओ उस पर, और तरस खाओ उस पर जो बंद कमरे में या सड़क पर कभी नहीं चिल्लाया यूरेका यूरेका यूरेका। भरोसा। जो तत्व मेंडलीफ की तालिका में नहीं है, जो तत्व मेंडलीफ की तालिका में नहीं है, वे भी हैं कहीं न कहीं इस दुनिया में। जो तत्व मेंडलीफ की तालिका में नहीं है, वे भी हैं कहीं न कहीं इस दुनिया में। एक दिन उन्हें खोज ही लेगा कोई न कोई वैज्ञानिक। जो सुख आज नहीं है कहीं भी हमारी जिंदगी में, वह सुख हम नहीं तो हमारी संततियां तलाश ही लेंगी एक न एक दिन इसी दुनिया में। अगली कविता शीर्षक है विडंबना। हाथी के दुश्मन हो गए हाथी दांत। हाथी के दुश्मन हो गए हाथी दांत। गैंडे के दुश्मन उसी के सींग। हिरनों का बैरी हुआ उन्हीं का चर्म। शेरों बाघों की शत्रु उन्हीं की खाल और अवयव।
हाथी के दुश्मन हो गए हाथी दांत, गैंडे के दुश्मन उसी के सींग, हिरनों का बैरी हुआ उन्हीं का चर्म, शेरों बाघों की शत्रु उन्हीं की खाल और अवयव, विषधर का शत्रु हुआ उसी का विष, समूर की जान का गाहक हुआ उसी का लोम। इसी तरह प्रेमियों की जान ली प्रेम ने, इसी तरह प्रेमियों की जान ली प्रेम ने, सुकरात को मारा सत्य ने, ईसा को प्रेम ने और करुणा ने कृष्ण को। इसी तरह प्रेमियों की जान ली प्रेम ने, सुकरात को मारा सत्य ने, ईसा को प्रेम ने और करुणा ने कृष्ण को। गांधी को मारा गोडसे ने नहीं, गांधी के उदात्त ने। नदी का शत्रु हुआ उसका प्रवाह, पहाड़ को डसा ऊंचाई ने और वनों की देह छलनी की काठ ने। इसी तरह आदमी के भीतर आदमी को मारा आदमी के गुमान ने। महान आधुनिक चित्रकार सैयद हैदर रजा अगर जीवित होते तो 22 फरवरी को 100 वर्ष के हो जाते। वरिष्ठ कवि एवं संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी आज अपने वीडियो स्तंभ दूसरी आवाज में रजा के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद कर रहे हैं। देखते हैं दूसरी आवाज। मित्रों, दूसरी आवाज में आज आपसे महान आधुनिक भारतीय चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आज से 2 दिन बाद यानी 22 फरवरी को उनकी जन्मशती है। अगर वो जीवित होते तो 100 वर्ष पूरे कर रहे होते। रजा का जन्म तो एक वन ग्राम में हुआ था जिसमें कुल 10 घर थे और वहां से उनकी जीवन यात्रा शुरू हुई जो लगभग 94.5 बरस चली। वो 60 बरस फ्रांस में रहे और उन्होंने अपने जीवन का अंतिम चरण भारत में स्वदेश में बिताया। 60 वर्ष फ्रांस में रहने के बावजूद उन्होंने फ्रांस की नागरिकता कभी प्राप्त नहीं की। रजा की जीवन निष्ठा और कला निष्ठा में न तो कोई दूरी थी और न कोई द्वैत था। कैसे एक फॉरेस्ट रेंजर का बेटा जंगलों और नर्मदा से घिरे हुए अंचल में पैदा होने के बाद एक कलाकार बनने का निश्चय करता है, वो भी तब जब कला कर्म व्यावसायिक रूप से कोई सफल कर्म नहीं माना जाता था। उन्होंने चित्र बनाते हुए 75 वर्ष अपने जीवन के बिताए। वो पश्चिम में 60 वर्ष रहे लेकिन उससे कभी आक्रांत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी एक निजी दृष्टि विकसित की और आधुनिकता की लगभग विश्व राजधानी पेरिस में रहते हुए भी उन्होंने एक वैकल्पिक आधुनिकता विकसित जिसमें आम आधुनिकता की तरह और पश्चिम में विशेषतः लोकप्रिय आधुनिकता की तरह तनाव, क्षोभ, विसंगति, विद्रूप आदि नहीं थे, बल्कि संगति, लय, जीवन के उत्सव पर एकाग्रता थी। तो ये जो वैकल्पिक आधुनिकता है, इसमें उनके भारतीय होने का बहुत बड़ा योगदान था।
ये दिलचस्प बात है कि वो अपनी मातृभाषा हिंदी बताते थे और बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे। वो त्रिभाषी व्यक्ति, हिंदी, फ्रेंच और अंग्रेजी। वो त्रिधार्मिक व्यक्ति भी थे। वो मुसलमान थे, इस्लाम उनका उनका धर्म था, लेकिन वो हिंदू धर्म और ईसाइयत की विशेषतः आध्यात्मिक अभिप्रायों से न सिर्फ परिचित थे, उनसे बहुत प्रभावित थे। वो संभवतः विश्व में ऐसे एकमात्र आधुनिक कलाकार हैं जिन्होंने 100 से अधिक कलाकृतियों में देवनागरी में कविता पंक्तियां अंकित की। ये पंक्तियां संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में थीं। इनमें उपनिषद से लेकर कबीर, सूर, तुलसी, आगे चलकर मीर, गालिब, फैज, साहिर लुधियानवी, अज्ञे, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह आदि की पंक्तियां थी। ये भी उनका एक अनूठा काम था। रजा की उदारता और बहुलता में उनकी आस्था अचूक थी। हम याद कर सकते हैं कि जिस प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना करने वालों में वो एक थे, उस ग्रुप में शामिल 10-12 चित्रकार भारतीय आधुनिक चित्रकला के मूर्धन्य। वो सब अलग अलग शैलियों और अलग अलग दृष्टियों के कलाकार थे, चाहे मकबूल फिदा हुसैन, चाहे अकबर पदम सिंह, तैयब मेहता, कृष्ण खन्ना, राम कुमार, गायतोंडे, रजा, सूजा। ये सब अलग अलग दृष्टियों, अलग अलग शैलियों के लोग थे, फिर भी एक साथ थे। रजा की कला चिंतनशील कला है। वो सिर्फ देखने का सौंदर्य नहीं है। वो कहते थे कि हम 2 आंखों से तो भौतिक सुंदरता या भौतिक सच्चाई देखते हैं, एक तीसरी आंख होती है, और उस तीसरी आंख से जब हम देखना शुरू करते हैं, तभी हम कला की ओर बढ़ सकते हैं। उनकी युवा प्रतिभा में अटूट आस्था थी। जीवन भर उन्होंने अपने से युवतर चित्रकारों की बड़ी मदद की। उनके काम देखते थे, फर्श पर बैठकर बहुत वक्त लगाते थे, युवा लोगों की रचनाओं को देखकर उन पर टिप्पणी करते। इसी युवाओं में उनकी आस्था का प्रतीक है रजा फाउंडेशन, जो उन्होंने स्थापित किया और जिसको अपना सब कुछ अंततः दे दिया। रजा की जन्म शती जो 22 फरवरी को होगी, उस दिन मुंबई में पीरामल म्यूजियम में उनके बहुत महत्वपूर्ण चित्रों की एक बड़ी प्रदर्शनी शुरू होगी, और आकार प्रकार कलकत्ते में भी उनके चित्रों की प्रदर्शनी होगी। दिल्ली में उसी शाम उनके प्रिय संगीतकार कुमार गंधर्व की बेटी कलापिनी कोमकली और पोते भुवनेश कोमकली का शास्त्रीय गायन होगा। रजा एक ऐसा कालजयी नाम है भारतीय संस्कृति का, आधुनिकता का, उदारता का, जो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए अगर हम अपनी भारतीयता, परंपरा, आधुनिकता की रक्षा करना चाहते और उसे आगे बढ़ाना चाहते।
और अब वक्त है पुस्तक समीक्षा का। ईश्वर और बाजार जसिंता केरकेट्टा का तीसरा काव्य संग्रह है। उनके पिछले 2 काव्य संग्रह अंगोर और जड़ों की जमीन ने काफी हलचलें पैदा की थी और इसकी वजह थी आदिवासी जनजीवन के संघर्षों का अद्भुत चित्रण। उनकी कविताएं मानो तमाम शोषण और छलावों के पार देखती हैं, उनको भेदती चलती हैं। आइए ईश्वर और बाजार पर बात करते हैं प्रोफेसर अपूर्वा नंद के साथ। सबसे पहले आपका स्वागत है प्रोफेसर अपूर्वा नंद। ईश्वर और बाजार कहने को तो जसिंता केरकेट्टा की ये जो कविताओं का संग्रह है वो जल जंगल जमीन के इर्द गिर्द ही है, लेकिन उनके आसपास और उसके दूर दूर तक जो जाल फैले हुए हैं विकास के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, और जो शोषण और दमन और अत्याचार है वो उनकी पूरी कविताओं में जैसे एक अलग कोण से देखकर वो सामने प्रस्तुत करती, कई बार चौंकाती हैं और कई बार अपनी साधारणता से हमें चमत्कृत करती हैं। आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जसिंता केरकेट्टा का यह तीसरा कविता संग्रह है और आप इसका जो एक तो इसकी जो सपाट बयानी है उससे आप चमत्कृत हो जाते हैं, और इसकी जो सहजता है, यानी इसमें कहीं भी कवि को इसकी चिंता नहीं है कि इन्हें कविता समझा जाएगा। और मैं इनको पढ़ते हुए सोच रहा था कि आखिर कविता बनती कैसे है, किसी कविता को, किसी रचना को आप कविता कहते कब हैं और वो किन नियमों से बनती है। और मुझे नंदकिशोर नवल की बात याद आ रही थी जो किसी और के हवाले से उन्होंने बतलाई थी कि दरअसल एक नियम होता है जो हर नियमों से परे का नियम होता है और उस नियम से कविता बनती है। कई बार मुझे यह भी लगता है, और जसिंता केरकेट्टा के इस संग्रह को पढ़ते हुए मुझे लगा कि आपकी ईमानदारी आपकी भाषा को परिभाषित करती है, और वह भी कविता को बनाने का एक निर्धारक तत्व है। तो मैंने इतनी ईमानदार कविताएं बहुत कम पढ़ी हैं। बहुत ही ईमानदार कविताएं हैं और इनके लिए ईमानदारी शब्द ही मुझे सबसे उपयुक्त नजर आता है। इसमें हम पारदर्शिता भी जोड़ सकते हैं कि उनकी व्यक्तित्व, उनका जो रचनाकार है वो बिल्कुल पारदर्शी दिखता है। हाँ, हालांकि ये एक बहुत खतरनाक चीज है जब हम रचनाकार के व्यक्तित्व तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आपने ठीक ही कहा कि रचनाकार का व्यक्तित्व पारदर्शी रूप में आपको दिखलाई पड़ता है और वह अपनी बात बिना किसी काव्यात्मकता के कहना चाहती है और वह कविता बन जाती है बहुत ही सरल तरीके से। जैसे आखिरी कविता ही आप देख लीजिए, वे हमारे सभ्य होने के इंतजार में हैं और हम उनके मनुष्य होने के। जी, 2 वाक्य हैं और पूरी कविता क्या है, पूरा निबंध ही है। तो सभ्यता की हमारी अवधारणा, मनुष्यता की हमारी अवधारणा, और फिर मुझे गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता याद आई कि मनुष्य, केवल मनुष्य होने का संघर्ष कितना कठिन है। तो सभ्यता एक शब्द है, मनुष्यता एक शब्द है, इन दोनों में किस शब्द को हम तरजीह देते हैं। और इस पूरे संग्रह में यह संघर्ष या यह द्वंद्व दिखलाई पड़ता है जिसमें सभ्यता अपनी दावेदारी पेश करती है और एक आदिवासी स्वर आपको बतलाता है कि आपका मनुष्य होना कहीं अधिक दुष्कर है। जी। और दूसरी बात जो मुझे लगी कि अनुभवों का जितना विस्तार है यहाँ, और मतलब रचनाकार की दृष्टि कितनी व्यापक है, वो कहाँ तक जा रही है, ये भी देखने की बात है। इस कविता संग्रह में बहुत समृद्ध कविता संग्रह है, ढेर सारी कविताएं हैं इसमें और विषयों का विस्तार है, विविधता भी है और विस्तार भी है। और उसी संसार में रहते हुए वो सारी चिंताएं कर रही हैं जो तथाकथित सभ्य समाज भी जिससे जूझ रहा है, लेकिन वो उस कोने में झारखंड के एक इलाके में रहते हुए वो सारी चीजें देख रही हैं और व्यक्त कर रही हैं लगातार। हाँ,
जब हम आदिवासी स्वर कहते हैं और आदिवासी दृष्टि कहते हैं, तो हम भूल जाते हैं जो आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, कि वह दृष्टि दरअसल एक न्याय की दृष्टि है, बराबरी की दृष्टि है। और तो आप उस न्याय और बराबरी की दृष्टि के कारण ही आप सिर्फ अपने आप तक सीमित नहीं रह सकते हैं। जैसे आप इस कविता को देख लीजिए, अपने पिता को माफ ना कर सके, जो समय को पार करते हुए हिटलर की जर्मनी और हिटलर के बाद की जर्मनी की बात करती है। हिटलर की मौत के बाद भी लंबे समय तक कई घरों में छिड़ी रही एक लंबी लड़ाई, जहां चुप रहने और विरोध न करने के लिए कई बच्चे अपने पिता को माफ न कर सके। वे माफ न कर सके उन पड़ोसियों को भी जो बंद रहे अपने घरों में चुप, दूसरों के लिए सड़कों पर निकल न सके। एक दिन युवा सड़कों पर उतरे, अपने पिताओं और पड़ोसियों के चुप रहने, प्रतिरोध न कर पाने का प्रायश्चित करने, जिनके लिए उनके पिता न लड़ सके। विश्वविद्यालयों में उनके बच्चे बाहर निकले, मारे गए लोगों को उनका हक दिलाने। और फिर एक दिन जहां युद्ध में ढह गया था हिटलर का पुराना दफ्तर, युवाओं की मांगों ने ठीक उसी जगह मारे गए हर आदमी के नाम का पत्थर की सिल्लियों वाला विशाल स्मारक बनवाया। तो आप कह रहे हैं, ठीक उसका एक प्रमाण यह कविता है कि व्यापकता, विस्तार, गहराई आप इन कविताओं में देख सकते हैं। और एक चिंता है, जो विश्व की चिंता है, वो सिर्फ अपने उद्धरण चिन्हों में आदिवासी के एक अस्तित्व की चिंता नहीं है, उसका अस्तित्व उस विश्व के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जी, इस कविता संग्रह का शीर्षक है ईश्वर और बाजार, और इसमें बहुत सारी कविताएं हैं ईश्वर, और कैसे ईश्वर ने आदिवासियों को छला है, किस किस रूपों में छला है, और किस तरह ईश्वर एक हथियार बना है आदिवासियों के दमन संघर्ष में। वो भी बड़ा दिलचस्प है। हालांकि हम लोग बात करते रहे कि ईश्वर, धर्म, ये एक तरह के अस्त्र शस्त्र रहे हैं लोगों को गुलाम बनाने के, उनको अपने हिसाब से ढालने के लिए। और यहाँ वो एक आदिवासी के तौर पर बताती भी है कि कैसे बाजार ईश्वर को लाता है और फिर हमें गुलाम बनाता है। दोनों ही चीजें हैं। पिछले दशकों में यह बहस जैसे रुक सी गई है कि आप धर्म और ईश्वर की जो सत्ता है उस पर प्रश्न करें, और ईश्वर और धर्म और आस्था को आप अलग कर सकें, विश्वास को आप अलग कर सकें। तो इसमें स्पष्ट रूप से आस्था और विश्वास दिखलाई पड़ता है। और आदिवासी की आस्था और उसका विश्वास उसकी प्रकृति, उसके जंगल, उसके नदी, उसके पहाड़, उसके पत्थरों से अभिन्न है। लेकिन यह जो ईश्वर है, यह किस प्रकार एक बाहरी सत्ता है। और आत्मरक्षा की जिम्मेदारी कविता की पहली पंक्तियां हैं। उन्होंने अपना ईश्वर हमारी ओर बढ़ाया, कहा यह मुक्त करेंगे पापों से। हमने पूछा कौन सा पाप किया है हमने। वे चकराए, बिना पाप और उससे मुक्ति के दावों के कैसे वे स्थापित कर सकेंगे अपना ईश्वर। उन्होंने हमसे कहा तुम बहुत गरीब हो, यह तुम्हारे पापों की सजा है। हमने उन्हें दूर तक पसरी अपनी जमीन दिखलाई, जंगल, नदी, पहाड़, झरने और भंडार कोना में अनाज के मोरा दिखलाए। मोरा कहते हैं पुआल की रस्सी से गोल घिरा स्थान जहां अनाज रखा जाता है। तब उन्होंने कहा मृत्यु के बाद इससे भी बेहतर दुनिया है। हमने कहा मृत्यु के बाद हम कहीं नहीं जाते, रह जाते हैं अपने पुरखों के साथ यहीं कहीं, अपनी पीढ़ियों के पास। वे बहुत घबराए, क्या किया जाए इनका। ये नहीं मानते खुद को पापी, नहीं मानते किसी दूसरी दुनिया को, नहीं मानते स्वर्ग नरक को। अब उन्होंने पूछा फिर दिखलाओ अपने ईश्वर को। हमने पेड़ों और पहाड़ों की ओर इशारा किया। फिर हमने भी पूछा अब तुम भी दिखलाओ अपना ईश्वर। वे घबराए, कैसे अपने ईश्वर को दिखलाएं। एक दिन उन्होंने महाजन से हमारी बंधक जमीन हमें वापस दिखलाई और कहा यह उनके ईश्वर की ताकत है। हमने उस ईश्वर को झुककर प्रणाम किया और फिर झुके रहे न जाने कब तक। फिर हमारे साथ हमारी पीढ़ियां झुकी, फिर सदियां झुकी, मगर हम यह नहीं जानते थे कि ईश्वर के साथ उनके पास अदृश्य हथियार भी हैं, जिनसे करते हैं पूरी दुनिया पर हमले, जहां जमीन, जंगल और तेल है।
पर हम लड़ें तो कैसे लड़ें? अपनी रक्षा की सारी जिम्मेदारी सौंप रखी है हमने अपने उनके ही ईश्वर को। तो यह जो जिसको आपने कहा ईश्वर, बाजार और भय, और ये पूरी एक अलग कॉस्मोलॉजी है, जिस कॉस्मोलॉजी के बिना ये कविताएं संभव नहीं थी। जी, और इसी तरह से सभ्यताओं की बात करती हूँ बार बार कि किस तरह से सभ्यता के नाम पर जो कुछ किया गया है उसने कितनी बर्बादी की है, तबाही मचाई है। उसी से जुड़ी एक कविता मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। ये जी। कविता है सभ्यताओं के मरने की बारी। जी। ऑक्सीजन की कमी से बहुत सी नदियां मर गईं, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनकी लाशें तैर रही हैं मरे हुए पानी में अब भी। नदी की लाश के ऊपर आदमी की लाश डाल देने से किसी के अपराध पानी में घुल नहीं जाते, वे सब पानी में तैरते रहते हैं। जैसे नदी के साथ आदमी की लाशें तैर रही हैं मरे हुए पानी में अब भी। एक दिन जब सारी नदियां मर जाएंगी ऑक्सीजन की कमी से, तब मरी हुई नदियों में तैरती मिलेंगी सभ्यताओं की लाशें भी। नदियां ही जानती हैं उनके मरने के बाद आती है सभ्यताओं के मरने की बारी। तो कैसे उन्होंने नदियों के मरने से सभ्यता के विनाश का को जोड़ा है, ये बड़ा दिलचस्प है। जी। और इस संग्रह का एक तीसरा जो चिंता का विषय है जो हम सब लोगों का है, वह है राष्ट्रवाद। जिस राष्ट्रवाद से हम सारे लोग ग्रस्त हैं और जिसको आप देश हित कहते हैं, वह देश हित क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। और वह भी एक बहुत छोटी सी कविता है कि राष्ट्रवाद आप किसे कहते हैं। जब, और इस संग्रह की एक खासियत यह भी है कि इसमें सूक्ति परकता बहुत है, तो अगर आपको आधुनिक सूक्तियां चाहिए तो इस संग्रह को आप पलट सकते हैं। और मैं दिखा सकता हूं कि मैंने कितनी इसमें फ्लैग्स लगा रखे हैं। तो जी। मेरी बेटी ने कहा कि बिल्कुल कंफ्यूज कर जाओगे लेकिन अब राष्ट्रवाद की परिभाषा, जब मेरा पड़ोसी मेरे खून का प्यासा हो गया, मैं समझ गया राष्ट्रवाद आ गया। जी। तो इससे सीधी परिभाषा राष्ट्रवाद की और कुछ नहीं हो सकती है, जो दरअसल पड़ोसीपन के खिलाफ खड़ा होता है। जी। और पड़ोसी में अन्य को देखने के लिए बार बार आपको बाध्य करता है। जी, और इसी तरह से वो स्त्रियों की बात करती है। स्त्रियों का शोषण, दमन, उनका जो दैहिक शोषण होता है उस पर उनकी बड़ी तीखी कविताएं हैं। एक छोटी सी कविता है, मैं पुरुष पैदा नहीं होता। मैं पुरुष पैदा नहीं होता, ये समाज मुझे पुरुष बनाता है। मेरे भीतर के स्त्रीत्व को बचपन से धीरे धीरे मारा जाता है, इस तरह कोई पुरुष तराशा जाता है। तो ये एक तरह से पुरुष की तरफ से लिखी गई कविता है, लेकिन पुरुष कैसे बनता है, स्त्रीत्व को दमन करके वो उससे ये परतें खोलती है। जी हाँ, तो स्त्री एक केंद्रीय विषय है और वह फिर दूसरे विषयों से भी मिलता है, जैसे सभ्यता के से या राष्ट्र के प्रश्न से। स्त्रियां हर जगह मौजूद हैं और आप भले ही आदिवासी एहत्ता की बात करती हूँ, लेकिन जसिंदा करकट्टा की कविता को पढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि वे वहां भी बहुत आलोचनात्मक ढंग से अपने समाज को भी देखती हैं। तो स्त्री अपने आप में एक सत्ता है जिस पर अभी भी बात करना बहुत जरूरी है। और एक कविता में वे कहती हैं कि हर स्त्री को अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए, क्योंकि आपने वो कविता आपके ध्यान में होगी जिसमें वे कहती हैं कि हर स्त्री को ही अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए। लेकिन ये जो सभ्यता की बात है, जिसमें एक कविता है जो धमाकों वाली है, उसका भी सभ्यताओं से एक रिश्ता है। और एक जो मैं डरा हुआ आदमी हूं और हमने तो जूते पहन रखे हैं, या फिर सभ्य होते आदिवासी कि यह पंक्तियां आप देखिए कि सभ्य होने का मतलब क्या है। जंगल जो जानता था जंगल होना, आदमी जो जानता था सबसे पहले आदमी होना, उसे कैसी शिक्षा देते रहे कि एक दिन अपने घर पर हमला होते देख वह छोड़कर लड़ना, करने लगा बंद दरवाजे के बीच छुपकर प्रार्थना।
आज वह सीख रहा है सभ्य बनने के सारे तरीके, सीख रहा है जीवन भर गुलाम बने रहने के सारे हुनर। तो जी एक तीखी आलोचना बिल्कुल, सभ्यता सभ्यता को गुलामी से जोड़ा गया है। कैसे सभ्य होने का मतलब गुलाम होते जाना भी है या गुलाम बनाते जाना है सभ्यता के नाम पर। आदिवासियों के साथ तो यही हुआ है दरअसल। उन्हें सभ्य बनाने के नाम पर बहुत सारे खेल तमाशे हुए हैं, बहुत सारे छल छद्म रचे गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर अपूर्वानंद जी, आपने पिछले कविता संग्रह भी देखे हैं, ये उस सिलसिले में तीसरा कविता संग्रह, उसको किस तरह से जोड़ कर देखते हैं पिछले दो कविता संग्रहों के साथ? एक तो यह बहुत बड़ा कविता संग्रह है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कवि इतनी कविताएं एक कविता संग्रह में शामिल नहीं करते हैं। इससे आसानी से दो कविता संग्रह बना सकती थी, लेकिन और इस एक कविता संग्रह में इतनी अच्छी कविताएं, अच्छी कविताओं की संख्या और सफल कविताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जो फिर दुर्लभ होता है कि एक संग्रह में जहां इतनी सारी कविताएं हों, उसमें सफल कविताएं बहुत अधिक हों। मैं यह बिल्कुल निश्चय के साथ कह सकता हूं कि जसिंता किरकिट्टा अपनी पीढ़ी की और आज का जो हिंदी कविता की पीढ़ियां सक्रिय हैं, उनमें कुछ सबसे महत्वपूर्ण स्वरों में से एक हैं। और वे सिर्फ भारत के बारे में नहीं, बल्कि पूरे विश्व के बारे में और मनुष्यता के बारे में जिस तरह बात करती हैं, उसको सुना जाना चाहिए। और उनकी, जैसा मैंने कहा कि सपाटता और सरलता के साथ आप कविता कैसे बना सकते हैं, इसमें कई बार मुझे बुकोस्की की याद आ जाती है, कई बार मुझे अमेरिका की कुछ कवयित्रियों की याद आ जाती है, किसी और की। ये नहीं कि ये उनके नकल हैं, लेकिन प्रभाव उतना ही अधिक पड़ता है। मसलन अब इस कविता को आप देखिए, मैं देश हित में क्या सोचता हूँ। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, व्यवसाय करता हूँ, रोज अपने फ्लैट से निकलता हूँ और देर रात फ्लैट में घुसता हूँ, बाहर पहरा बिठाए रखता हूँ। टीवी देखता हुआ सोचता हूँ, कश्मीर में सभी भारतीय क्यों नहीं घुस सकते? अच्छा हुआ सरकार ने 370 हटा दिया। और ये आदिवासी इलाके, ये क्या बाहरी भीतरी लगाए रखते हैं, वहां भी सभी भारतीय क्यों नहीं बच सकते? मैं तो दलितों को जाहिल और आदिवासियों को जानवर समझता हूँ, मुस्लिम और ईसाई को देशद्रोही और इस देश से सबकी सफाई चाहता हूँ। मैंने कभी जीवन में गांव नहीं देखे, बस्ती नहीं देखी, झुग्गियां नहीं देखी, जंगल नहीं देखे। मैं किसी को भी ठीक से जानता नहीं, मुट्ठी भर लोगों को जानता पहचानता हूँ जिन्हें मैं भारतीय मानता हूँ और चाहता हूँ ये भारतीय हर जगह घुसें, सारे संसाधनों पर कब्जा करें। देश हित में यही सोचता हुआ अपने फ्लैट में घुसता हूँ, बाहर पहरा बिठाए रखता हूँ। मेरे सुकून और स्वतंत्रता में दखल देने यहाँ कोई ना घुस पाए, इस बात का पूरा ख्याल रखता हूँ। तो देश हित, मुट्ठी भर लोगों को ही जानना, देश को न जानना, देश से प्रेम का कोई आधार नहीं है, फिर भी सबसे बड़े देश हितैषी वही हैं। संसाधन जैसा नितांत गद्यात्मक शब्द भी आपको दिखेगा और कविताओं में अनेक जगह दिखलाई पड़ेगा। इसके बावजूद ये कविता बनी रहती है। दरअसल आपने जो संसाधन शब्द का जिक्र किया है, मुझे लगता है कि आदिवासियों के संदर्भ में जो पूरी भाषा तथा कथित सभ्य समाज ने रची है, इस कविता संग्रह में उस भाषा के जाल को भी जसिंता भेदती है और बार बार उस पर भी प्रहार करती है, जो उससे छल रचा गया है। जी, दरअसल जिसे मुक्तिबोध जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि कहते थे, ये कविताएं, जैसे प्रकृति के बारे में आपकी क्या समझ है? प्रकृति क्या है? कहा जाता है कि छायावादी कवियों ने प्रकृति को, लेकिन जसिंता किरकिट्टा प्रकृति की उस पूरी अवधारणा को ही ध्वस्त कर देती है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति का अंग है। उससे अलग होकर वह उसे देख रहा है, क्या उसके भीतर वो अपराध बोध है जो उसने प्रकृति के साथ किया है? तो यह सवाल प्रकृति की तरफ से जसिंता करती है, क्योंकि वो उस प्रकृति का हिस्सा खुद को मानती है। और
आदिवासी लड़की या स्त्री को लेकर जो उनकी कविता है वह भी कि अब कविता हंसिया हो जाएगी और तुम्हें पीठ लहू को लुभाएगी। छीले। क्योंकि जी आप आदिवासी स्त्री की वह नंगी पीठ देखते हैं तो आपकी पूरी सौंदर्य दृष्टि को ये कविताएं चुनौती देती हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे दर्शक जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरी और अपूर्वानंद जी की ये गुजारिश होगी और ये सलाह भी होगी कि इस कविता संग्रह को जरूर पढ़ें। इन कविताओं को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने को भी जानना चाहते हैं तो भी इस कविता संग्रह को जरूर पढ़िए, अन्यथा उसी जैसे देशहित वाले नागरिक बन जाएंगे जिसका पूरा संसार फ्लैट में जाने और बाहर निकलने तक सीमित हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी इस कविता संग्रह पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। कवि एवं कथाकार संजय कुंदन बदलते वक्त की पेचीदगियों से अपनी कविताएं बुनते हैं। मौजूदा वक्त की विडंबनाओं से वे घबराने या कतराने वाले कवि नहीं हैं, बल्कि उनसे टकराकर कविताएं रचने वाले कवि हैं। आज ताना बाना के लिए वो अपनी कुछ कविताओं के साथ हाजिर हैं, तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी कविताएं। नमस्कार, अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली कविता का शीर्षक है हिसाब किताब। मैं खुश हूं, लेकिन कोई पूछे कि कितना खुश हूं तो क्या जवाब दूंगा। आजकल ऐसे ही पूछा जाता है, हर चीज को मापा जा रहा है अंकों में। अब नौकरी में कहा जा रहा था अपना लक्ष्य निर्धारित करें, बताएं कितना फीसदी क्या क्या काम करेंगे आप। अब सत्ता अंकों की भाषा में बात कर रही थी। पूछा जा रहा था सरकार के कामकाज को कितना अंक देंगे आप, 10 में कितना, और अपने देश से अपना प्यार कितने अंकों में व्यक्त करेंगे आप। बताइए आप अपने जीवन से कितना संतुष्ट हैं, आपके जीवन में प्रेम का प्रतिशत कितना है। आजकल जब तब संख्याएं बुखार की तरह सवार हो जाती है। लगता है एक दिन मारा जाऊंगा हिसाब किताब करते हुए। एक और कविता है जिसका शीर्षक है किस्त। किस्त। शहर की हवा नहीं, अब युवाओं को बिगाड़ रही है उनके फ्लैट की किस्त। शहर की हवा नहीं, अब युवाओं को बिगाड़ रही है उनके फ्लैट की किस्त। कस्बे से महानगर आए एक अक्खड़ युवक का चलना, बोलना, देखना सब कुछ बदल गया किस्त के कारण। वह इतना विनम्र हो गया कि मिमिया कर बोलने लगा। वह इतना आज्ञाकारी हो गया कि नींद में भी अपने अधिकारी की अदृश्य पूंछ से धूल उड़ाता रहता। उसे अंधेरे में भी अवसरों की सीढ़ियां दिख जाती, पर दिन के उजाले में ठीक आंख के सामने एक हत्या दिखाई नहीं देती। जो अब तक गाता रहा क्रांति के गीत, जो अब तक गाता रहा क्रांति के गीत,
वह डरने लगा आंदोलनों से। किसान सड़क पर दूध बहाते वह घबरा जाता, सफाई कर्मी झाड़ू लगाना बंद कर देते वह कांप उठता, मजदूरों का जत्था सड़क से गुजरता वह खिड़कियां बंद कर लेता। वह सोचता कहीं सचमुच क्रांति न हो जाए, कहीं उसका मकान न छिन जाए। किस्त चुकाते चुकाते लोग खुद भी खर्च होते रहते और अंतिम किस्त देने के बाद एक आदमी अपने आधे से भी कम रह जाता अपने भीतर। वह यकीन नहीं कर पाता कि वह मकान मालिक बन गया है। वह अपने ही घर में अपने लिए थोड़ी जगह तलाशने लग जाता। एक और कविता है, यह सभ्यता। महामारी से नष्ट नहीं होगी यह सभ्यता, महायुद्धों से भी नहीं। यह नष्ट होगी अज्ञान के भार से। अज्ञान इतना ताकतवर हो गया था कि अज्ञानी दिखना फैशन ही नहीं, जीने की जरूरी शर्त बन गया था। वैज्ञानिक अब बहुत कम वैज्ञानिक दिखना चाहते थे। अर्थशास्त्री बहुत कम अर्थशास्त्री दिखना चाहते थे। इतिहासकार बहुत कम इतिहासकार। कई पत्रकार डरे रहते थे कि उन्हें बस पत्रकार ही न समझ लिया जाए। वे सब मस्खरे दिखना चाहते थे। हर आदमी आईने के सामने खड़ा अपने भीतर एक मस्खरा खोज रहा था। इस कोशिश में एक आदमी अपने दोस्तों के नाम भूल गया। एक को तो अपने गांव का ही नाम याद नहीं रहा। बुद्धि और विवेक को खतरनाक जीवाणुओं और विषाणुओं की तरह देखा जाता था जो भयानक बीमारियां पैदा कर सकते थे। इसलिए गंभीर लोगों को देखते ही नाक पर रुमाल रख लेने का चलन था। एक दिन अज्ञान सिर के ऊपर बहने लगेगा, तब उबरने की कोई तकनीक, कोई तरीका किसी को याद नहीं आएगा। तब भी मस्खरेपन से बाज नहीं आएंगे कुछ लोग। एक विद्रूप हास्य गूंजेगा और अंतहीन सन्नाटा छा जाएगा। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज की कड़ी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।